अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद कल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से पहले उन्हें अदालतों से गैर मामूली रिलीफ मिल चुका है। लाहौर इंतजामिया नून लीग को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की इजाजत भी दे चुकी है, जबकि नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कहा जा रहा है कल नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी ने नए नून लीग को जन्म दिया है। नून लीग ने लाहौर में नवाज शरीफ की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करने के लिए 2 हवाई जहाज भी किराए पर ले लिए हैं। पूरे लाहौर में हर सड़क, गली और चौक पर नवाज शरीफ के पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से ट्रेनों में काफिले लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त नून लीग की सारी तवज्जो और सारी तैयारियां अपने कायद के इस्तकबाल के सियासी इवेंट को हर सूरत कामयाब बनाने पर मरकूज हैं। आज एक तकरीब से खिताब में साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से कहा कि आप हमें मायूस ना करें और नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करें। जबकि पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह पिछले 1 माह में नून लीग ने यकजा होकर, एक जमात होकर डिसिप्लिन के साथ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी की है, यकीनन ये एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है। मगर जहां नून लीग नवाज शरीफ की वापसी को तारीखी वापसी और इंसाफ की फतह करार दे रही है और ये दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को अदालतों से रिलीफ मिलना कोई अजूबा नहीं, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले कर रही हैं, मगर दूसरी तरफ मुखालिफ जमातें नवाज शरीफ को नया लाडला करार दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनिस सलाई ने ट्वीट में कहा कि दूसरों को लाडला कहने वाले आज खुद लाडले हो गए हैं। एक सजाई याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को दंदनाते फिरने की इजाजत मिल गई है। पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून को समझौते और डील के ताने दे रही है, उन पर इल्जाम लगा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पिछली तकारीर में इलेक्शन को नवाज शरीफ की वजह से रोकने का इल्जाम लगाया था, जबकि कल उन्होंने ये तंज भी किया कि उम्मीद है रियासत के पूरे जोर लगाने के बाद नवाज शरीफ का इस्तकबाल अच्छा होगा। नून लीग जो कल तक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर लाडला होने का इल्जाम लगाती थी, अदालतों पर इमरान खान की सहूलतकारी करने के इल्जाम लगाती थी, ऐसा लगता है आज वो हालात नून लीग के लिए बन गए और अब नवाज शरीफ की सहूलतकारी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उन्हें लाडला करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल अल अजीजिया और एवनफील्ड के मुकदमात में नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे दी है, जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने भी कल तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट्स मुअत्तल कर दिए हैं, जिसके बाद मंगल तक नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से छुटकारा मिल चुका है। इन्हीं खुशगवार हालात में अब नवाज शरीफ 4 साल के बाद मुल्क वापस आ रहे हैं। वो कल रात जिद्दा से दुबई पहुंचे थे और वो अब कल सुबह 9 बजे चार्टर तैयारी के जरिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। इस हवाले से आज इसहाक डार ने बताया कि सिक्योरिटी इशूज की वजह से ये नहीं बताया जा सकता कि इस्लामाबाद के कौन से एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा इस्लामाबाद रुक कर लाहौर रवाना हो जाएंगे। कानून और आइन के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई अजूबा नहीं है कोई भी बात। कल मियां साहब आ रहे हैं, इस्लामाबाद आएंगे या सीधा उधर चले जाएंगे? नहीं जी, इस्लामाबाद आएंगे पहले इंशाल्लाह। यहाँ उनका बहुत थोड़ा सा क्याम होगा, 30-35 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा, तो वो लाहौर चले जाएंगे। लाहौर में वो जलसे से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ रहे हैं या नूर खान एयरपोर्ट? इस्लामाबाद में आ रहे हैं। मैं अभी सिक्योरिटी रीजन अभी एयरपोर्ट नहीं बता सकता। सर एयरपोर्ट से सीधा लाहौर जाएंगे? जी लाहौर जाएंगे। मामला पर तफसीलन बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इससे पहले अलीना फारूक शेख हमारे साथ मौजूद है, जे न्यूज़ की एंकर, इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हैं। अलीना, जरा बताइएगा कि जलसे के हवाले से क्या तैयारियां हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है कल के हवाले से नून लीग की? बिल्कुल शहजाद, हम मौजूद हैं यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के साए में ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर। इस ग्राउंड की अपनी बड़ी सियासी हैसियत है और एक तारीख है। अब कल जब 4 साल बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जिला वतनी काटने के बाद आ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो मुल्क की तरक्की के लिए एक प्लान लेके आ रहे हैं और नई सियासी हिकमत अमली बताएंगे, न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि अगले इलेक्शंस के लिए, मुल्क के लिए, तो वो क्या होता है अब ये बहुत अहम होगा और इसको मुल्क की तारीख में एक अहम संग मील के तौर पर देखा जा रहा है, यकीनी तौर पर। बट यहाँ पर तैयारियाँ क्या की है कल के लिए, ज़रा आपको वो बताते चलते हैं। स्टेज है, जलसागाह है और हमारे साथ मौजूद है हमारे मकामी नुमाइंदे मियाँ आबिद, जिनसे हम ज़रा निटी ग्रिटी डिटेल्स पूछते हैं। मियाँ आबिद, सबसे पहले तो बताइएगा ये तारीखी ग्राउंड स्टेज के बारे में बताएं। हम देख रहे हैं मियाँ साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई हुई हैं, क्या डायमेंशंस है स्टेज? जी, ये स्टेज की जो डायमेंशन है ये बताई गई है, 120 फुट इसकी लेंथ है और 40 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है।
तो ये अब तक हम जितने भी जलसे पिछले देखते रहे हैं, PTI के भी होते रहे हैं, जमात इस्लामी के भी होते रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों के, तो उसमें जो सबसे बड़ा स्टेज है वो पहली बार हमें नज़र आ रहा है, जिसमें 6 कंटेनर जो है वो लेंथ में लगाए गए हैं और 2 कंटेनर जो हैं वो सामने जहाँ पे खिताब करेंगे मुकर्रीन जो हैं। तो ये कंटेनर है और यहाँ पे जो एरिया देखा जा रहा है, जो जलसा गाह बनाई जा रही है, ये 1,30,000 जो है स्क्वायर फीट जो है वो एरिया रखा गया और उसमें इनका दावा ये है कि 40,000 कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि वॉलंटियरली लोग तो बहुत कम आ रहे हैं इस वक्त, जो मौजूद हैं लोग वो नून लीग के वर्कर हैं। और दूसरा MNA और MPA के जो अब इलेक्शन का एक माहौल आगे आ रहा है, तो उसके लिए टिकट लेने के लिए लोग वो अपनी बसें भर के यहाँ लाएंगे। नून लीग के जलसों में हमने नया ट्रेंड देखा है, खाने खिलाए जाते हैं, तो यहाँ पर इस दफ़ा भी कोई जलसे में खाने का एहतमाम है या कुछ खाना वाना नहीं? जी, इस तरह पहली बार ये हो रहा है कि नून लीग के जलसे में खाना जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जो लोग लाएंगे अपने वर्कर्स को साथ, तो खाने का रेंज जो है वो उनकी गाड़ियों में होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है वो 4 बजे यहाँ पहुँचेंगे और अभी हमें इतला ये मिली है कि नवाज शरीफ जब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए, यहाँ पे पीछे एक हेलीपैड बनाया गया है, तो वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पहुँचेंगे। 4 बजे उनकी आमद की इतला, लेकिन यही लग रहा है कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। 2 हेलीकॉप्टर भी हायर किए गए हैं कि वो फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो जलसागाह में जो लोग मौजूद होंगे उनके ऊपर निछावर करेंगे। यहाँ पर ख़वातीन के लिए 3 इनक्लोजर्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं और मर्द हजरात के लिए भी 3 इनक्लोजर्स बनाए गए हैं और बताया जा रहा है कि VVIP 2 इनक्लोजर्स हैं। यहाँ पर हमने बहुत बड़े बड़े जलसे होते हुए देखे हैं। तो 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो क्या अवाम उनको उतना ही प्यार देंगे या अवाम उनके लिए उसी तरह से निकलेंगे जिस तरह से नून लीग दावा करी है? ओनली टाइम विल टेल एंड वी विल कीप रिपोर्टिंग यू। ओवर टू यू शहजाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटर इकबाल पार्क से अलीना फारूक शेख हमें अपडेट कर रही थी कि जलसे के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आपके कायद मियां नवाज शरीफ फाइनली पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जलसे की तैयारियां आप पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। कल का जो प्लान है नवाज शरीफ साहब का, उसके हवाले से अब भी ये कहा जा रहा है कि पहले उनका स्टॉप ओवर है इस्लामाबाद में 1 घंटे का और उसके बाद वो लाहौर आएंगे। इसके पीछे वजह क्या है एहसन साहब? क्योंकि पहले तो शायद ये था कि वो आए और अदालतों का सामना करेंगे और फिर लाहौर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कोई मामला है नहीं। बेल उनको मिल चुकी है, प्रोटेक्टिव बेल, तो फिर अब इस्लामाबाद से लाहौर जाने का क्या मकसद है? जी शहजाद, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, चूँकि वो एक स्पेशल प्लेन के जरिए आ रहे हैं, तो उस प्लान के मुताबिक जो प्लेन का रूट है जिस पे उसको परमिशन है, टेक्निकल लैंडिंग उन्होंने इस्लामाबाद में करनी है। उसके बाद वो लाहौर लैंड करेंगे और शाम को एक अजीमुशान जलसे से मीनार पाकिस्तान पे खिताब करेंगे। अच्छा, तो क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 20-25 मिनट की फ़्लाइट का ही वक्त बचता है, तो टेक्निकल रीज़न है या कोई और वजह है, कोई मुलाकात या कोई और रीज़न? नहीं, सिर्फ टेक्निकल लैंडिंग है और उसके बाद वो लाहौर तशरीफ लाएंगे और यहाँ पर जलसे आम से खिताब करेंगे। और जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जो आपने प्लान किया था वो इन प्लेस है, और जो कोशिश है आपकी कि परसेप्शन को शिकस्त देने की, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का कोई वोट है और PMLN एक बड़ी जमात है, ये करने में कामयाब हो जाएंगे? जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस सतह पे मोबिलाइजेशन है और कारकुनों के अंदर जोशो खरोश है, देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब समझ चुके हैं कि 2017 में नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी और वो साजिश जिनके जरिए उनको नाअहल किया गया, उनको पार्टी की सदारत से अलहदा किया गया, उन पे नाम नेहाद मुकदमे बनाए गए, उनको बेजा जेल के अंदर रखा गया और उनको ज़ाती अजियत दी गई, जिसमें कि उनकी अहलिया की बीमारी और वो सारे बड़े ही दर्दनाक वाक़यात हैं। तो लोगों को पता लग चुका है कि उसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी, वो सब इंतकामी कार्रवाइयाँ थीं। तो एक हमदर्दी है नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने 2013 से 17 तक पाकिस्तान को एक मुश्किल से निकाला था, पाकिस्तान में तवानाई का बहरान हल किया था, CPEC के मंसूबे को कामयाबी के साथ चलाया था, मईशत को बहाल किया था। तो इसके बाद जो उनके साथ सलूक हुआ, लोग समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई और उनके लिए अब हमदर्दी है, कारकुनों में जोश है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, हर जगह पार्टी के जो
तंजीमें हैं, उन्होंने हमें यही फीडबैक दिया है कि कारकुन बहुत पुरजोश हैं और वो उनका इस्तकबाल करने के लिए काफिलों की सूरत में रवाना हो रहे हैं या दूर इलाकों से रवाना हो चुके हैं, जो आज रात को इंशाल्लाह ताला और कल सुबह को लाहौर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये नून लीग के लिए जिसका गढ़ समझा जाता है पंजाब, उसके लिए एक नया चैलेंज है कि अब दोबारा से ये मनवाना है। जैसे कल मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जो पार्टी ने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, जो मेहनत की, एक नई नून लीग है, नई नून लीग का जन्म हुआ है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड इनिंग खेलनी पड़ रही है कि पंजाब में आपको ये साबित करना है कि हमारा भी वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई के हवाले से जो तासुर है कि उनकी मेजॉरिटी है, नहीं, हमारा भी वोट बैंक है। आमतौर पे तो ये समझा जाता था कि नून लीग के वोट को चैलेंज कर रहे हैं, अब आपको ये साबित करना है कि नहीं, हमारा भी वोट बैंक है, हम भी मैदान में हैं। नहीं, ऐसी कतई बात नहीं है शहजाद। मुस्लिम लीग नून आज भी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। पीटीआई का जो फिनोमेना था उसके पीछे एक पूरा तजुर्बा था, एक पूरी ऑपरेशन था जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था कि लोगों में जहर फैलाया गया इमरान खान के मुखालफिन के खिलाफ, उन्हें चोर डाकू के तौर पे तस्वीर कशी करके लोगों के जहनों में उनके खिलाफ नफरत भरी गई। दूसरे एक इमरान खान को मसनूई मसीहा बनकर प्रोपेल किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। तो अब लोगों को पता लग चुका है, जो 4 साल की उनकी कारकर्दगी थी और उसके बाद जो 4 सालों में एहतसाब हमारा हुआ। देखिए, इमरान खान साहब ने ज़मीन और आसमान मिला दिया, हमारे खिलाफ कोई केस साबित कर सके। हम सब ने जेलें भुगती, झूठे केसों का सामना किया और हम सब एक एक करके अदालतों से ही सुरखरू होकर रिहा हुए, इमरान खान के दौर में रिहा हुए। तो लोग इस हकीकत को जान चुके हैं कि वो एक साजिश थी जिसके तहत हम सब पर स्याही फेंकी गई, हम पर गोलियां चलाई गई, हमारी किरदार कुशी की गई और इमरान खान को एक मसीहा बनाया गया। अब वो ना मसीहा रहा है और उस झूठ की भी हकीकत लोगों के सामने आ गई जो हमारी किरदार कुशी की गई। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान 3 साल दौर के बाद आपका भी 1.5 साल का दौर था जिसमें मियां साहब के भाई शहबाज शरीफ ही वजीर आजम थे। एक मखलूत हुकूमत थी आपकी, लेकिन उसमें जो कारकर्दगी थी वो किसी भी तरीके से तसल्ली बख्श थी नहीं। और इसीलिए अब आपको 2017 की कारकर्दगी पे जाके नवाज शरीफ साहब को प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, बजाय इसके कि आप नून लीग को बतौर जमात प्रोजेक्ट करें। अब आप ये बता रहे कि देखिए नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं, आप ये नहीं बता रहे कि नून लीग क्या कर सकती है, क्योंकि नून लीग का बताएंगे तो फिर आपकी पिछले 16-18 महीने की कारकर्दगी भी देखी जाएगी, वो इनकम्बेंसी आपके खिलाफ काम करेगी। तो अब आप नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि नून लीग जैसी भी हो, शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी बेशक तसल्ली बख्श ना हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा काम करके गए थे। देखिए, मुस्लिम लीग नून को 2013 से 17 तक और 18 तक मैंडेट मिला, मौका मिला और हमने अपनी पॉलिसीज पर अमल किया। जो 1.5 साल की हुकूमत थी वो एक कोalition गवर्नमेंट थी और वो उसका बुनियादी मैंडेट ये था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए, जिसके किनारे पे इमरान खान साहब छोड़ गए थे। देखिए, अगर आप किसी पहाड़ से पत्थर को ढलवान की तरफ फेंक दें और आप उसको रोकना चाहें तो ढलवान पर रुकते रुकते ये मैकेनिकल ब्रेक नहीं लगती कि हाइड्रोलिक ब्रेक के जरिए एकदम पत्थर रुक जाएगा। वो जब रुकेगा भी तो अपने इनर्शिया से थोड़ा नीचे जाकर ही रुकेगा। तो हमने अगर पाकिस्तान की मईशत को संभाला, उसको डिफॉल्ट से बचाया, तो जिस लहर के ऊपर और जिस सिमत के ऊपर हालात जा चुके थे, यकीनन उसमें ही जाकर उनको रोकना था। और मेरा ख्याल है उस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी इत्तेहादी हुकूमत की ये थी कि वो जो डिफॉल्ट जिसके बारे में अप्रैल 2022 में चर्चे हो रहे थे कि 2 हफ्तों में होता है या 4 हफ्तों में होता है, आज कोई उसके बारे में दुनिया में बात नहीं कर रहा। और मुस्लिम लीग नून को अगर मैंडेट अगले इलेक्शन के बाद मिला तो हम यकसुई के साथ इंशाल्लाह अपने मुआशी बहाली के उस प्लान पर अमल करेंगे जिस तरह कारकर्दगी हमारी 2013-17 में किया था। हमें आप कहते हैं कि हमें आप परखें 2017 की कारकर्दगी पे, लेकिन जो 2017 का बयानिया है वो अब आपकी जमात के साथ नहीं है। आपने कहा सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, वोट को इज्जत दो, लेकिन अब सिर्फ आपके मुखालफिन नहीं, आपके इत्तेहादी ये बात कर रहे हैं कि आप भी बैकडोर के जरिए आ रहे हैं, अवाम की ताकत के जरिए नहीं आ रहे। जो ताकतवर हल्के हैं उनकी ताकत के जरिए आप इक्तदार में आ रहे हैं। और गैर मामूली रिलीफ जो आप कहते थे इमरान खान को अदालतों से मिलता है, लाडला है, फौरी रिलीफ मिलता है, अब वो कह रहे हैं कि नया लाडला इस सिस्टम का नवाज शरीफ है। 24 घंटे में पिटिशन जाती है, नैब प्रोसिक्यूटर पहले ही दरख्वास्त डालने से वहां पे पहले मौजूद होते हैं, ना वो ऑब्जेक्ट करते हैं, 24 घंटे में गैर मामूली रिलीफ मिल जाती है।
देखिए मुझे आप ये बताइए, क्या 2017 में नवाज शरीफ साहब के साथ धक्का, नवाज शरीफ साहब को एक साजिश से निकाला गया या नहीं निकाला गया? आज वो साजिश के ऊपर पहरा देना है तो वो इंसाफ है, या उस साजिश को, उस झूठ को, उस नाइंसाफी को अगर खत्म किया जाए तो आप कहते हैं कि ये डील हो रही है? क्या अदालत का ये काम है कि वो उस साकिब निसार और आसिफ खोसा की नाइंसाफी के ऊपर पहरा देगी, या अदालत का आज अगर वो आज़ाद है ये काम है कि जो नाइंसाफी नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी उसको अनडू किया जाए? तो अगर एक नाइंसाफी अनडू हो, आप उसे कहें कि ये कोई डील है, तो मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी होगी। सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ धक्का हुआ था, अब उनका हक है कि उनको इंसाफ मिले ताकि वो अपना सियासत में अपनी जमात के साथ किरदार अदा कर सके। एहसन साहब, लेकिन जो भी कुछ होगा वो कानून के दायरे में रहकर ही होगा ना। अगर अदालतें समझती हैं कि जो मुकदमात थे उनका ट्रायल ठीक तरीके से नहीं हुआ तो वो कह दें कि ट्रायल नहीं है, मिस ट्रायल है, तो दोबारा ट्रायल कर दें, वरना उनको एक्विट कर दें। लेकिन अगर 24 घंटे में प्रोटेक्टिव बेल जो कि एक उस शख्स को नहीं मिल सकती जो सजाई याफ्ता हो, जो अपना सेंटेंस मुकम्मल कर रहा हो, वो मिल जाए, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना कि ये गैर मामूली रिलीफ अदालतों के पास की बात तो नहीं है। देखिए यहाँ पर ये तो 24 घंटे का रिलीफ कह रहे हैं, इमरान खान साहब को तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता रहा है, उनको तो जो जराइम हुए हैं उनका भी रिलीफ मिलता रहा है, और जो होने हैं बिलगैब भी रिलीफ मिलता रहा है। तो ये आप इक्वेट नहीं कर सकते, हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं। दूसरी बात आपने कही बयानिया की, देखिए नवाज शरीफ साहब का क्या बयानिया था? उनका बयानिया था कि वोट को इज्जत दो। आज अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है, ऑफिशियली कह रही है कि हमने ये फैसला किया है कि हमने खुद को सियासत से अलहदा रखना है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमने पार्लियामेंट की कानून साजी को तस्लीम करना है, तो इसका मतलब ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर वोट की इज्जत को तस्लीम किया जा रहा है। तो हमने जब एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि जब हर कोई तस्लीम कर रहा है कि आइन को तस्लीम किया जाए, अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, तो फिर हमने लाजमी तो लड़ाई नहीं करनी। हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, सियासतदान, इस वक्त मुल्क का जो मुआशी बहरान है इसको निकालने के लिए मिलकर काम करें, बजाय ये कि हम किसी काम तो करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि एक चले अदालत का एक मामला तो अलग है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि एक शख्स के लिए इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, उस वजह से तारीख नहीं दी जा रही है। एक शख्स के लिए उसकी वापसी के लिए पूरी रियासत जो है वो इस वक्त तैयारियां कर रही है। ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी है? तो उसी वक्त कहेंगे ना जब उनको लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग को दी जा रही है और बाकी जमातों को नहीं दी जा रही। सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके पास कारकर्दगी है, सबका माजी अवाम के सामने है। हम तलखियों को बढ़ाना नहीं चाहते, वरना मैं बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ। असल बात यह है कि इंतखाबी सियासत में जो हम इंतखाबात के करीब जाएंगे, हर कोई अपनी अपनी बात करेगा, लेकिन हमारा मौक़िफ़ अब भी यही है कि हमें पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंशाअल्लाह ताला अगर 2/3 अक्सरियत भी मुस्लिम लीग नून को मिलेगी तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम वसीउल बुनियाद ताईद हासिल करें, ताकि जो इस्लाहात पाकिस्तान को दरकार हैं उस पर पूरी कौम यकसू होकर अमल करे। अगला जो मैंडेट है ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव मैंडेट है। हमारे पास वक्त नहीं है, हम 75 साल ज़ाय कर चुके हैं। अगले 25 साल जब 2047 में पाकिस्तान 100 साल का होगा, हम अगली नस्ल को क्या पाकिस्तान देकर जाएंगे? इसके लिए हम सबको काम करना है, एक मजबूत बुनियाद रखनी है, और इसके अंदर मुहाजराई, कॉन्फ्लिक्ट, रस्साकशी की सियासत से निकलकर कोलैबोरेशन की सियासत, इंक्लूसिव सियासत और मुआशी तरजीहात की सियासत पर हमें तवज्जो देनी है। मुख्तलिफ गवर्नेंस मॉडल्स दुनिया में होते हैं, कहीं आमरीत है, कहीं जमहूरियत है। पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है पिछले 5-6 साल से, यहाँ पे 5 साल से एटलीस्ट जो रजीम है उसको हाइब्रिड रजीम का नाम दिया गया है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियन हुकूमतें मिलकर काम कर रही होती हैं। कभी फ्रंट पे वो आते हैं, कभी फ्रंट पे सिविलियन शक्ल होती है। नवाज शरीफ साहब इसी तरह के सिस्टम में काम करने के लिए तैयार है अगर आगे जाके भी एक हाइब्रिड सिस्टम रहता है, जिसमें माजी में हमने देखा नवाज शरीफ साहब का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि सिविलियन हुकूमतों को फैसले करने की जरूरत है और उन्हीं का इख्तियार होना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब क्या एक ऐसे हाइब्रिड सिस्टम में कामयाबी से गवर्नेंस कर सकेंगे? शहजाद देखिए, 75 सालों का नतीजा और निचोड़ ये है कि सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सब पीछे को देखकर काम करते रहे हैं कि मेरी पीठ पे कोई हमला तो नहीं कर रहा,
अब हमें आगे की तरफ देखना है और ये तभी मुमकिन है कि हम एक बाहमी एतमाद के रिश्ते के साथ चलें। नवाज शरीफ साहब एक सीनियर स्टेट्समैन है। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम एक नया इक्विलिब्रियम कायम करें रियासत के इदारों के दरमियान, जो आइन के मुताबिक सबको बजाय बाहमी अदम एतमाद के बाहमी एतमाद की बुनियाद के ऊपर अलाइन करे कॉमन पर्पस के साथ। अगर हम कॉमन पर्पस के साथ अलाइन होके सब इदारे हार्मोनाइज होके पॉजिटिव सिनर्जी से काम नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल है कि यही वो रोल है, किरदार है जो नवाज शरीफ साहब जैसा एक सीनियर स्टेट्समैन इस मौके पर तारीख में पाकिस्तान के लिए अदा कर सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो माजी में बातें करते थे अब उससे थोड़ा मुख्तलिफ सिस्टम होगा और वो उस पर अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की है और आज जब तमाम इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलना चाहिए तो उनके पास वो प्लेटफॉर्म है कि जिससे वो अब पाकिस्तान की जो इंटरनल पावर है उसको हार्मोनाइज कर सकते हैं। जो हमारी अंदरूनी ताकत है उसे हम मजमे कर सकते हैं ताकि हम मुल्क को मुआशी बहरान से ही ना निकालें बल्कि एक नई तरक्की की दौड़ के अंदर मुल्क को लगाएं। तो उनके लिए स्टेज सेट है, वो एक सीनियर स्टेट्समैन के तौर पर ये किरदार अदा कर सकते हैं। और जैसे मैंने फिर कहा कि इस वक्त हमें हर सतह के ऊपर तफरके को, इंतशार को, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है और पाकिस्तान की कौम की जो इनहेरेंट एनर्जी है उसको बरूए कार लाना है और उसे अनलीश करना है। और आपको क्या लगता है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे, तमाम मुकदमात से एक्विट हो जाएंगे, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला उनके आड़े नहीं आएगा, या ये भी हो सकता है कि इलेक्शन तक ये मामला हल ना हो और फिर शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम आपका कैंडिडेट मुकर्रर किया जाए, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? जी शहजाद, हमारी जो लीगल टीम है उसके मुताबिक जो इलेक्शन लॉ की अमेंडमेंट है जिसमें कि अब नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई है, इसके बाद अब नवाज शरीफ साहब पे कोई बार नहीं है, उन पे कोई नाअहलियत की तलवार नहीं है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो अगले इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे और अवाम की नुमाइंदगी कौमी असेंबली के अंदर करने के लिए इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। बरी भी होना जरूरी है ना इलेक्शन लड़ने के लिए? जी, 2 केसेस से बरी होना भी पड़ेगा ना, एवनफील्ड केस में और अल अजीजिया केस में। जी, वो जो भी उनके लीगल केसेस हैं और तो अब तकरीबन सबको पता लग गया है। देखिए, उनमें एक केस में तो उनकी पहले ही सजा जो है मुअत्तल हो गई थी। दूसरे केस के अंदर जो को एक्यूज्ड मरियम है वो मेरिट के ऊपर एक्विट हो चुकी हैं और जब मरियम एक्विट हो गई हैं मेरिट के ऊपर तो ऑब्वियसली इनका भी मसला एक प्रोसेस का है, उसको वो पूरा किया जाएगा। और जैसे मैंने फिर कहा कि वो सारी जो एक्विटल्स थी या केसेस थे वो एक साजिश के तहत चलाए गए, तो क्या आज भी अदलिया उस साजिश के ऊपर पहरा देगी या इंसाफ देगी? बतौर एक सीनियर सियासतदान और बतौर पाकिस्तान के साबिक इंटीरियर मिनिस्टर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त मुल्क में जो हो रहा है आपके ख्याल में सब कुछ दुरुस्त हो रहा है? तहरीक इंसाफ के आज चौथे रहनुमा है, रहनुमा तो तहरीक इंसाफ के नहीं, इत्तेहादी है शेख रशीद साहब, जिनका इंटरव्यू इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो नशर हो रहा है। ये चौथे रहनुमा है जो कि गायब थे, फिर खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकायदा कुछ केसेस में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने तस्दीक की गिरफ्तारी की, अचानक से फिर वो नमूदार होते हैं टीवी पर, अपने घर जाए बगैर और इंटरव्यू देते हैं, कहीं पे इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, कहीं पे बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने गलत किया। ये आपके ख्याल में दुरुस्त हो रहा है? और क्या अगर ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? डू यू इंडोर्स दिस जो हो रहा है इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात ये कि शहजाद, जब तक आप रजा और रगबत बयान ना दें कोई आपसे नहीं ले सकता। हम सब ने बदतरीन मार्शल का सामना किया है, जनरल मुशर्रफ के मार्शल का सामना किया है, एब्डक्शन उसमें हाइब्रिड रजीम की जो परसिक्यूशन है उसका भी मुकाबला किया। मुस्लिम लीग नून का तो एक काउंसलर से लेकर कोई मरकजी रहनुमा या सूबाई रहनुमा जो है, एक बयान इसहाक डार साहब ने भी दिया था और बाद में वो कहते रहे 164 का बयान था, बाद में वो कहते रहे कि मुझसे तो खाली पेपर पे दस्तखत करा लिया, अंडर ड्यूरेस करवा लिया। मतलब इसहाक डार साहब जो कि पार्टी के आपके सबसे सीनियर रहनुमा है, रिश्तेदार हैं नवाज शरीफ साहब के, वो उनके खिलाफ बयान दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आपकी पार्टी ने कोई अंडर ड्यूरेस मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि क्या उन्होंने आके टीवी के ऊपर किसी वक्त कहा कि वो मैंने बयान ठीक दिया था?
सवाल यह है कि ये जितने पीटीआई के रहनुमा हैं, इनमें से तो कईयों को ना किसी ने गिरफ्तार किया, ना किसी ने हाथ लगाया। वो तो बगैर गिरफ्तारियों के टीवी के ऊपर आके बयान दे गए हैं कि हमने सियासत भी छोड़ी और जमात भी छोड़ी। आप इस तो बयानिए को बाय कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, जेलें भी देखी, ना सियासत छोड़ी, ना पार्टी छोड़ी। वो मिसिंग पर्सन नहीं थे, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, गायब थे, फैमिली उनसे कांटेक्ट में नहीं थी, और वो आकर अगर ये कहें कि हम तो घूमने गए हुए थे, कोई कहता है हम पता नहीं समझ ले चिल्ला काटने गए हुए थे, मतलब आप ये सारी बातें ऑन फेस ऑफ इट लेते हैं, आपके ख्याल में कोई इसमें गड़बड़ नहीं है? नहीं, देखिए ना, अगर किसी के साथ ड्यूरेस है तो उसको किसने रोका है कि वो जाके अदालत में बयान दे सकता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मेरे साथ ये बयान ड्यूरेस में लिया गया है। मैंने आपको कहा कि हमें तो गोली भी लगी, सब कुछ हुआ, इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि इंसान मौत से हैंडशेक करके वापस आ जाए। लेकिन अगर आपको अपने पाथ पे यकीन है, आपको अपने रास्ते पे यकीन है, तो आपके कदम नहीं डगमगाते। ये सब लोग पकड़ के जिस तरह गए थे उसी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वहाँ साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का ये क्रूशल मैच। क्रूशल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पिछला मैच इंडिया से हारा था। ये मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त पाकिस्तान रिकॉर्ड चेज करने की कोशिश कर रहा है। 367 स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया ने, 368 पाकिस्तान को चेज करना है, और फिलहाल पाकिस्तान का स्कोर 34.3 ओवर में 232 है। और अब से कुछ देर पहले सऊद शकील जो कि अच्छा सेट हो गए थे, 30 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान को मजीद 136 रन चाहिए, 93 बॉल्स बाकी हैं, यानी कि तकरीबन 8.86 का रन रेट है, और 6 विकेट पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। रिजवान इस वक्त सेटल्ड बैट्समैन है जो कि 34 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, और नए आने वाले खिलाड़ी इफ्तिखार हैं। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं। रज़ाक साहब, मैच इस वक्त आपको लगता है कि उसका टिल्ट पाकिस्तान के फेवर में है या ऑस्ट्रेलिया के फेवर में इस वक्त सिचुएशन है? देखिए, अभी 50-50 है, और हम थोड़ा सरप्राइज हुए थे कि बाबर आजम ने टॉस जीत के पहले जब बॉलिंग का फैसला किया, और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फैसला था। हमारी बस फील्डिंग की वजह से थोड़े रन ज्यादा हो गए। अगर 340 345 होता तो बड़े पाकिस्तान आराम से ये चेज कर लेता, और अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान ये चेज कर जाएगा, क्योंकि इंटेंट बहुत अच्छी है और हर प्लेयर अपना इनपुट दे रहा है। और देखें, इमाम ने बड़ा अच्छा खेला, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा खेला, रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बाबर आजम बैड लक रही उनकी, वो आउट हो गए, और सऊद शकील ने बड़ा अच्छा। देखिए, यही हम चाहते हैं कि पॉजिटिव खेलने, आके रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दे। आप सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं। जब आप एफर्ट नहीं करते, जब आप गिव अप कर देते हैं, तो तब जाके फिर हमें थोड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तानी टीम में एक नेचुरली टैलेंट है। और आप देखें 368 स्कोर का जो टोटल है, पाकिस्तान ऐसे लग रहा है जैसे कि 400 होता वो भी पाकिस्तान कर लेता अगर अब्दुल्ला शफीक खड़े रहते। रज़ाक साहब, आप तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि 400 चेज कर लेते। अब तक तो 368 भी 4 विकेट के नुकसान के बाद इतना आसान नहीं लग रहा। यहाँ से गेम प्लान क्या होना चाहिए? मतलब अभी भी इतना टाइम है कि इफ्तिखार अहमद और रिजवान टाइम लें और एंड तक लेके जाएं, या अब वो स्टेज आ गया है कि आपने कोशिश करनी है कि एक ओवर में 2-3 बड़ी हिट्स लगाएं? नहीं, देखिए, अभी टाइम है, इफ्तिखार अभी आए हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, और रिजवान का क्रीज पर रहना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ऑप्टिमिस्टिक हमें होना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन कंडीशन जो है ना पाकिस्तान को फेवर कर रही है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं इस ट्रैक पे, क्योंकि मिचेल स्टार्क देखे रहे हैं, की जो लाइन लेंथ का उसको अंदाजा नहीं है, कमिंस जो है वो बिल्कुल अजीब सी बॉलिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। और मैक्सिवल देखें, जैम्पा, इनके जितने बॉलर्स हैं, इवन के स्टोनिंग जो है वो भी उनकी गुड लक थी कि 2 विकेटें मिल गई उनको। अगर अब्दुल्ला शफीक आगे निकल के उनको ना चार्ज करते तो हो सकता है कि वो सर्वाइव कर सकते थे। यहाँ पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आप बॉल का वेट करें, आपको एक ओवर में 2 बॉलें मिलती हैं, क्योंकि कंडीशन जो बता रही है ना उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। अभी ये पाकिस्तान को फेवर कर रही है। इफ्तिखार के 50-60 रन और ये रिजवान के 50-60 रन हमें सिर्फ चाहिए। सिकू भाई, पहले जरा बता दीजिए कि आगे कैसे बढ़ा जाए। फ्लैट विकेट है, ग्राउंड छोटा है, आउटफील्ड तेज है, ये चीजें पाकिस्तान को फेवर तो कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि प्रॉपर अभी भी इत्मीनान से खेल के मैच जीता जा सकता है, या और मजीद एग्रेसिव अब खेलना पड़ेगा और इसी पॉइंट से खेलना पड़ेगा? ये देखो, मुझे एक तो रज़ाक की आवाज नहीं सुनाई दे रही, मुझे नहीं पता उसने क्या बोला है, मगर मैंने आज बहुत ऑप्टिमिस्टिक है रज़ाक के 368 चेज हो जाएगा। वो कह रहे हैं 400 भी होता तो भी हम चेज करने की पोजीशन में रहते। वो मतलब एक देखिए, मैंने ये कहा था कि आपको बड़े जो अच्छा बैट्समैन होता है वो सिर्फ छक्कों से नहीं बनता,
अच्छा बैट्समैन वो होता है जो चौके और रन निकालना जानता हो, और रोटेशन उसको आती हो कि रोटेशन किस तरह करते हैं स्ट्राइक को। यानी कि अगर आप एक ओवर के अंदर एक चौका मार दें और उसके साथ 2 दुके ले लें तो 8 रन तो हो गए। आपका एवरेज भी 8 रन की चाहिए, और आप 2 सिंगल ले लें, और या चले एक चौका मार लें 2 सिंगल ले। अच्छा बैट्समैन ये थोड़ी होता है कि वो सिर्फ छक्के मारेगा तो अच्छा बैट्समैन होगा। तो आपको जो है इस किस्म की रोटेशन करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि बाबर जो है स्पिनर्स पे आके फंस जाते हैं, और श्रीलंका के मैच में भी वो फंस गए थे और फिर इसी जगह पे आउट हुए थे। मैं भी डेटा निकाल रहा हूँ, इसी जगह पर वो श्रीलंका के खिलाफ भी शायद आउट हुए थे, जहाँ पे वो स्पिनर ने उनको फंसाया था और ऑफ स्पिनर को उन्होंने पुल किया था। तो वो ये एक वीक लिंक नजर आ रहा है बाबर की बैटिंग के अंदर। अदरवाइज अभी भी ये कोशिश करें कि इसी तरह रोटेट करते रहे। देखें, स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी है, बॉलें जाया ना करें। हमारे पास एक बड़ी पार्टनरशिप पहले लगी है, अब जो पार्टनरशिप लगी थी वो 57 रन की थी। एक और 50 रन की पार्टनरशिप लगनी है जिसमें बॉलों के साथ आप खेलें, कि सिंगल्स लें, डबल लें, सिंगल्स लें, डबल लें, और बीच में चौका लग जाए तो आपका एवरेज बराबर हो जाता है। तो ये गेम खेलें तो हम फिर भी नजदीक आएंगे। देखें, हमने ये कहा है कि आप ना जीतें कोई बात नहीं, मगर 350 के उन्होंने किए हैं, तो आप 340 तो करें, 330 तो करें, ताकि एक बट सिकंदर साहब ये बात ठीक है कि चलें उस दिन 345 भी हमने चेस किया, कोई छक्का नहीं मारा, लेकिन ऑब्वियसली बड़े शॉट्स की सिग्निफिकेंस रन्स के अलावा भी होती है ना। एक तो 6 मारते हैं, 6 रन मिलते हैं, लेकिन साथ ही जो बॉलर है उसको आप प्रेशर में डालते हैं, उसकी लाइन और लेंथ खराब करते हैं। और ये ग्राउंड तो ऐसा है जिसपे बाउंड्री ज्यादा बड़ी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 19 छक्के मारे, तो इस पॉइंट से आगे किसी ना किसी पॉइंट पे तो हमें ये बड़ी हिट्स लगानी पड़ेगी। सिर्फ सिंगल डबल से तो मामला नहीं होगा पूरा। नहीं, देखिए, सिंगल डबल से हमारी एक आदत नहीं है ना। जब आप छक्के नहीं मार सकते, आपकी आदत नहीं है। आपने कुल इस मैच शुरू होने से पहले 9 छक्के मारे थे, सिर्फ 9 छक्के। ऑस्ट्रेलिया ने 7 मारे थे, मगर उन्होंने इस इनिंग के अंदर सारा कवर कर दिया। उन्होंने बहुत ठीक ठाक छक्के लगा दिए। मैंने कहीं लिख कर रखा हुआ है, तो वो उन्होंने कम से कम 10-15 छक्के मार दिए। 19 सिक्सेस। एक आदत, देखिए, एक जैसे शाहिद अफरीदी था, उसको छक्के मारने की आदत थी। आपके पास इफ्तिखार है, वो बाद में छक्के मार सकता है, आपके पास रिजवान भी मार सकता है, मगर आप स्ट्राइक को रोटेट तो करें। आप सिंगल डबल तो लेना शुरू करें। डबल से भी तो 2 रन होते हैं ना। 3 बॉलों पे आपने दो दुक्के ले लिए, तो आपके जो है 6 रन तो हो गए। तो आप अच्छा बैट्समैन तो वही है, छक्के मारने वाला अच्छा बैट्समैन मेरे ख्याल से ठीक है, होता है, वो भी बहुत जरूरी है। मगर आप लोगों की जब आदत ही नहीं है छक्के मारने की, तो जी, और जिसकी आदत है वो इस वक्त हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान की इस वक्त दुआ होगी कि जो एक साउथ अफ्रीका के इनिंग्स अगेंस्ट आपने इनिंग्स खेली थी, 7-8 छक्के मारे थे शायद उस मैच में, जब छक्कों की बात चली है तो 10 छक्के मारे थे माशाल्लाह। और आपने नॉट आउट 100 किया था, मैच जिताया था। अल्लाह करे कि आज रिजवान या इफ्तिखार में से दोनों में से कोई एक उसकी अगर आधी इनिंग भी खेल ले तो शायद मैच पाकिस्तान ये जीत सकता है। लेकिन कमिंग टू द स्टार्ट ऑफ द मैच, शाहीन ने तो आज आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। शुरू में ही उन्होंने देख लिया जब एक छक्का उनको सीधा पड़ा पहले ओवर में कि मुझे लेंथ थोड़ी पीछे करनी है, उन्होंने तो किया। लेकिन बाकी बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए नजर आए। हसन अली, हारिस रऊफ बहुत रन लीक किए, फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल एक आसान कैच वार्नर का छूट गया। क्या कॉन्फिडेंस की कमी है, या इस विकेट पे जिस किस्म की बॉलिंग करनी है वो हम कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि कंडीशन जो है ये बहुत ही सूट करती है बैट्समैन को, और पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी बुरी भी नहीं रही। अगर फील्डिंग सपोर्ट करती तो हो सकता है कि इतना ज्यादा टोटल ना होता, क्योंकि वो टाइम था उसमें शाहीन को अगर ब्रेक थ्रू मिल जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। पर एनीवे, वो तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, वो हो गया। पर जो कंडीशन है ना, वो बॉलर को सूट बिल्कुल नहीं करी। इवन के एक्सपीरियंस बॉलर भी, आपको पता है कि बड़े जबरदस्त एक्सपीरियंस बॉलर हैं, मिचेल स्टार्क हो गए, हैजलवुड हो गए, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कमेंस जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी बॉलरों का कसूर नहीं है, कंडीशन बड़ी सूटेबल है, बैट्समैन को फेवर कर रही है, और ये ग्राउंड है ही ऐसी, यहाँ पे होते ही रिकॉर्ड्स हैं और पहले भी रिकॉर्ड बन चुके हैं। तो आगे हो सकता है आज 8 ओवर इफ्तिखार अहमद ने कराए, सिर्फ 37 रन दिए 4.6 की एवरेज से, लेकिन 2 ओवर उनके बाकी थे, उनसे नहीं करवाए गए। नवाज ने 7 ओवर में 43 रन दिए 6 के औसत से, उनका भी कोटा पूरा नहीं कराया गया। क्या आपको लगता है कि मिडिल ओवर्स में इनसे ज्यादा बॉलिंग करवाई जा सकती थी? कुछ स्ट्रेटजी में गलती हुई है हमसे? नहीं, कोई नहीं, अच्छा यूटिलाइज किया है। इफ्तिखार का इतना ही बनता था। वो ये जो पार्ट टाइम बॉलर होते हैं कि अच्छा कर रहे हैं तो इनको करा देना चाहिए, इनको कभी भी आखिरी 2-3 ओवर का चांस नहीं लेना चाहिए। बैट्समैन भी चार्ज करता है। हाँ, नवाज को स्ट्रेंज है कि नवाज को बॉलिंग करानी चाहिए थी। हमारा सारा जो फोकस था ना उसामा पे था, और 11वां ओवर उसामा कर रहे थे। हालांकि नवाज खेलते आ रहे हैं, उनको आना चाहिए था वहां पे,
और हमने पूरा जो बॉलिंग का प्रेशर तो था ना वो सामने डाल दिया। और ये बड़ा मुझे सरप्राइज लगा कि ये नहीं होना चाहिए। और हम बात कर रहे थे छक्कों की, तो इफ्तिखार ने इस वक्त एक 6 मारा है और ये बड़ी हिट्स पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे हमने कहा विकेट्स हाथ में रखनी है और कोशिश करनी है हर बॉल पे सिंगल हो। एक बाउंड्री भी अगर ओवर में आ जाए तो ये रन्स हम चेस कर सकते हैं। पाकिस्तान का स्कोर 245 हो गया, 123 चाहिए पाकिस्तान को 81 बॉल पे। एक वीडियो मैं जरा दिखाना चाहता हूं सिकंदर बख्श साहब, आप जरा देखिए, इसके बाद मैं चाहूंगा, मैच पे तो तबसरा कर रहे हैं लेकिन आज पाकिस्तानी फैंस वैसे ही उनको, लेकिन कुछ पाकिस्तानी हैं जो कि शायद दूसरे ममालिक से भी गए हुए, जिनके पास शायद पाकिस्तान के अलावा कोई और पासपोर्ट हो, वो पहुंचे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आज ग्राउंड में एक शख्स ये शिकायत करता हुआ नजर आया। जब पुलिस वाला उसके पास आया, उसने कहा कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का फैन हूं, मैं पाकिस्तान से मैच देखने आया हूं, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के तो नारे लगाऊंगा। लेकिन वो पुलिस वाला उनको मना करता रहा। सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान से आए हैं, कह रहे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहूं तो फिर क्या कहूं? भारत माता की जय कह सकता हूं तो पाकिस्तान जिंदाबाद भी कह सकता हूं। अब वैसे ही तनकीद हो रही है, पाकिस्तान ने ICC से कंप्लेन भी की है, जो रवैया इंडियन फैंस का था बाबर आजम के साथ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, तो ये मतलब इस वक्त तो कोई आम शायकीन नहीं, पुलिस आके मना कर रही है आप ये नहीं कर सकते। ये किस किस्म का इवेंट है और कैसे ये वहां पे मना किया जा सकता है? देखें शहजाद, ये बड़ा वायरल हो रहा है, ये क्लिप मेरे पास भी आ गया, मैंने उसको ग्रुप में भी भेजा है, हमारे जो स्पोर्ट्स का ग्रुप है, कि लोग देखें इसको और उसके ऊपर बात करें कि यार इतनी शर्म की बात है ये, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है? शेम ऑन ICC, शेम ऑन ICC, शेम ऑन इंडिया। हाउ कैन दे डू दैट? मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैं ट्वीट करूंगा और ये मैं वायरल करूंगा कि ये शर्मिंदगी की बात है। ये कैसे हो सकता है? इंडिया अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है हम बहुत मॉडर्न हैं, ये हैं, ये हरकत करते हैं, और हमने बगैर सोचे समझे अपनी टीम को भेजा। मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारी फॉरेन मिनिस्टर की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी कि वहां पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सबको पता था कि इंडिया जा रहे हैं, वहां पे तो ये होना है, मगर हमने बगैर सोचे समझे ओके कर दिया कि हम जाएंगे। हमें सारी चीजें रिटर्न में लेनी चाहिए थी। बहुत ही अफसोसनाक रवैया है वहां पे पुलिस का भी। ICC को देखना चाहिए कि जब आप वर्ल्ड का मतलब कि फैंस मुख्तलिफ कंट्रीज को आएंगे, अपनी कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पुलिस शायद इसको सियासी कॉन्टेक्स्ट में देख रही है, जबकि वो एक फैन है, क्रिकेट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जो है आज का मैच जीते। ये मैच पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में क्रूशल है और इसके बाद पाकिस्तान के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा अगर ये मैच आज जीत जाता है तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना। इसके बावजूद मैचेस पाकिस्तान को आगे भी जीतने पड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।